इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं मनी, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तक इससे पहले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी और व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में जाना हमने, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में जाना हमने, फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ा। अब इस वीडियो में आगे के जो दो टॉपिक हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई और सप्लाई ऑफ मनी, उसके बारे में हम जानेंगे। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, क्या होता है, इसके पीछे एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट तो जानते हैं, शुरू करते हैं इसके बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे सप्लायर्स ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी बस ऐसे आप समझ सकते हैं दैट इट सिंपली refers to the money supply to the public at a given point of time। मनी सप्लाई की जगह में यहाँ पर थोड़ा वर्ड चेंज करूँ तो ज़्यादा स्पेसिफाई कर पाऊंगा आपको। इट रेफर्स टू द मनी हेल्ड विथ द पीपल। इट रेफर्स टू द मनी हेल्ड विथ द पीपल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर कि किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम ये जान पाए कि लोगों के पास कितना पैसा है, कितना एग्जैक्टली मनी सप्लाई है, दैट हाउ मच दे हेल्प विद दैट करेंसी, कितना है उनके पास करेंसी की क्वांटिटी, ये जान पाए तो ये हमारे लिए मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम यहाँ पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसे हमेशा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट की तरह ही एनालाइज किया जाता है या स्टडी किया जाता है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था दैट सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी चीज का अगर मैं कैलकुलेशन करना पड़े ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब मैं किसी चीज की कैलकुलेशन कर पाऊं तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। बट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम कैलकुलेशन कर पाए तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मनी सप्लाई का एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं चेक कर सकता हूँ मनी सप्लाई तो वो मेरे लिए स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि मनी कितना कब कैसे सप्लाई की जाती है ये डिपेंड करता है डिमांड पे, कि एग्जैक्टली इकोनॉमी में डिमांड कितनी है, और डिमांड पे डिपेंड, डिमांड जो है वो फुलफिल की जाती है प्रोडक्शन से। समझ, जैसे हम आगे के चैप्टर में भी समझेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि सप्लायर्स सप्लाई करते हैं मनी को किसी एक पॉइंट पे और छोड़ देते हैं कि लोगों के पास वो अपने आप ही सर्कुलेट होता रहेगा। आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है, तो मनी सप्लाई होती रहती है, सर्कुलर फ्लो में घूमती रहती है, तो वो अपने आप ही चलता रहता है। बट जितनी सप्लाई करती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 करोड़ रुपए छापे और लोगों तक पहुंचा दिए, तो 100 करोड़ एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहेगा, पर रहेगा तो 100 करोड़ ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो वो एग्जैक्टली हमारे लिए स्टॉक कॉन्सेप्ट बन जाता है। ये 100 करोड़ क्योंकि सप्लाई किए गए हैं तो ये किसी भी पॉइंट पे चेक किया जा सकता है कितनी मनी सप्लाई है, 100 करोड़, दैट्स इट। तो आगे समझते हैं इसके बारे में। सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बस इतना ही। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, वो ये कि इट सिंपली रेफर्स टू द मनी हेल्ड विद द पीपल। मैं अलग से स्पेसिफाई कर ही दे रहा हूं, मनी हेल्ड विद द पीपल। ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है पीपल और पब्लिक। पब्लिक का यहाँ पर आप सीधे शब्दों में मतलब निकाल सकते हैं दो तरीके के लोगों से। फर्स्ट इंडिविजुअल्स और जनरल पब्लिक जो हमारे देश में रह रहे हैं, और इसी की जगह पे एक और दूसरा पार्ट आप पब्लिक के नाम में ले सकते हैं, वो है बिजनेस एंटरप्राइजेस।
बिजनेस एंटाइटीज, ये वो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनके पास पैसे की सप्लाई रहती है, इनके पास पैसा रहता है, ये उस हिसाब से प्रोडक्शन उसी पैसे से कर रहे होते हैं। तो हम दोनों को ही यहाँ पर पब्लिक में कंसिडर करते हैं। दोनों के पास जितना भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी पैसा है, जितना भी मनी सप्लाई है, वो सब हमारे लिए कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स और जनरल पब्लिक को और बिजनेस एंटाइटीज को लिया है। दैट मीन्स बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास पैसा होता है उन्हें हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते। कौन कौन सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास पैसा होता है? सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स, इसके अलावा सेंट्रल बैंक, इसके अलावा गवर्नमेंट। तो हम इनको यहां पर कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि समझिएगा इसको, एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे पास, हम मान ले रहे हैं मेरे पास अगर 10,000 रुपए हैं, वो 10,000 रुपए मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, वो 10,000 रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट किए। तो अगर एज अ पब्लिक, एज एन इंडिविजुअल और एज ए जनरल पब्लिक, अगर मेरे 10,000 रुपए ऑलरेडी मनी सप्लाई में काउंट हो गए और साथ ही साथ बैंक के पास जो 10,000 रुपए मैंने डिपॉजिट करे हैं वो दोबारा से काउंट हो गए, तो इस प्रॉब्लम को हम डबल काउंटिंग कहते हैं, जो आपने नेशनल इनकम में पढ़ा है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है। कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट अपना रिजर्व के नाम पे सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है। अब इसी 10,000 में से तो ये निकाल के वो अमाउंट देंगे उस सेंट्रल बैंक को, वही पैसा दोबारा से काउंट हो जाएगा, फिर से काउंटिंग हो जाएगी, वही पैसा उसमें से गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपने बैंक यानी सेंट्रल बैंक से पैसा मांगते हैं। तो फिर से घूम फिर के वही बात आ गई कि वही 10,000 रुपए बार बार काउंट किए जाएंगे और इस तरीके की चीजें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें सिर्फ और सिर्फ जो मनी सप्लाई इंडिविजुअल या जनरल पब्लिक के पास या फिर बिजनेस एंटाइटीज के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, सिर्फ वो जोड़ना है। हमें इनके पास जो मनी सप्लाई है वो नहीं जोड़ना, ठीक है? हमें इसका ख्याल रखना है सो दैट वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड कर पाए, इसलिए हमें 3 इंस्टीट्यूशन के पास जितना भी पैसा है इसे छोड़ के चलना है। मनी सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है, इनके पास कितना और इनके पास कितना है, सिर्फ वही हमारे लिए कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई है। अब आइए इसके आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब समझते हैं इसके मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास मनी सप्लाई एग्जैक्टली हमारे देश में है, कैसे कोई पता कर सकता है। तो इसके पीछे अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग मेजरमेंट टूल्स हैं। तो जो मेजरमेंट के टूल्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मेजरमेंट के लिए यहाँ पर अलग अलग मेथड्स हैं जिनको नाम दिया गया M1, M2, M3 एंड M4। अलग अलग है, अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग चीजें, अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये अपने आप में समझते हैं इनको और डीप जाके कि ये आए कहाँ से और ये हैं कैसे। तो समझिए ऐसे कि मेजरमेंट ऑफ सप्लाई, जो मनी सप्लाई है, इसको हम आरबीआई के अप्रोच के हिसाब से लेके चलें, जो सेंट्रल बैंक है उसके हिसाब से लेके चलें। तो आरबीआई 2 तरीके के अप्रोच यूज करता है, करता था। तो अप्रोचेस के हिसाब से लेके चलें तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच, और आज के टाइम पर जो यूज होती है वो है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इसके अलावा नैरो मेथड ऑफ कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, नैरो मनी के कॉन्सेप्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है इसको ब्रॉड मनी के कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रॉड मनी, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी, समझिएगा इसे। देखिए जब हम अच्छा एक चीज और जो आपको याद रखनी जरूरी है, या आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस ऊपर ऊपर की चीजें बता रहा हूँ, आपके कभी और काम आ जाएगी।
तो ट्रेडिशनल और नैरो मनी का जो कॉन्सेप्ट है ये आरबीआई यूज करता था 1967 टू 68 के दौरान। इस दौरान आरबीआई यूज करता था, बट उसके बाद उसने वो कॉन्सेप्ट छोड़ दिया। नैरो मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? नैरो मनी आता है M1। M1 जो हम पढ़ने वाले हैं वो नैरो मनी है। नैरो मनी में जो कॉन्सेप्ट है वो मनी की कैलकुलेशन का और मेजरमेंट का वो है C प्लस DD प्लस OD, where C stands for currency held with the people। लोगों के पास जितनी करेंसी है, जितना भी कॉइन्स या पेपर करेंसी है उसे हम जोड़ लें तो वो C से डिनोट किया जाता है, दैट इज C। DD stands for the demand deposits, जो कमर्शियल बैंक जो जनरली हमारे यहाँ के लोग, जनरल पब्लिक जो कमर्शियल बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, और सीधे शब्दों में कहें तो वो सभी डिपॉजिट जो चेकेबल हैं। चेकेबल डिपॉजिट्स हमारी जितनी हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स मतलब वो सभी डिपॉजिट जिनको हम विड्रॉ कर सकते हैं, जिनके अगेंस्ट में हम चेक इशू कर सकते हैं। चेक इशू कर सकते हैं का मतलब यहाँ पर इस चीज से है कि अगर मैं आज अपने बैंक में जाऊं और सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट करूं, तो ये 10,000 रुपए के बदले में मैं जब चाहूं तब चेक इशू कर सकता हूं, मैं जब चाहूं तब इन्हें विड्रॉ करा सकता हूं। तो सभी चेकेबल डिपॉजिट्स हमारे लिए डिमांड डिपॉजिट्स कहलाते हैं। तो हम एज अ जनरल पब्लिक और एज अ पीपल और पब्लिक, हम बैंक में बहुत सारे लोग, हम सभी ज्यादातर लोगों के अकाउंट्स होते हैं और हम लोग डिमांड डिपॉजिट करते हैं। तो ये भी मनी सप्लाई का ही कॉन्सेप्ट बन जाता है डिमांड डिपॉजिट में, M1 की कॉन्सेप्ट। अब आते हैं OD। Here OD stands for other deposits। अब अदर डिपॉजिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं, बट उससे पहले आप एक बार मनी सप्लाई की डेफिनेशन देख लें दोबारा से। M1 एक बार समझ लें, अप्रोचेस जो है वो ट्रेडिशनल और नैरो मनी का अप्रोच है, मॉडर्न और ब्रॉड मनी का अप्रोच है। समझते हैं इनके बारे में। करेंसी हेड M1 का फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD। C where stands for currency held with the people, DD stands for the demand deposit which are checkable deposits also, जिनके अगेंस्ट में हम चेक इशू कर सकते हैं, जब चाहें तब उन्हें विड्रॉ कर सकते हैं। एंड अदर डिपॉजिट्स में वो अमाउंट आता है जो हमारे देश का नहीं है, बट स्टिल वो सप्लाई हमारे यहाँ जरूर हो रही है। ठीक, सीधे शब्दों में कहें तो डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, यानी जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके पास दूसरे देश से डिपॉजिट किया जाए। ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं वो काफी बार हमारे सेंट्रल बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पर जो है वो ये कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे यहाँ पैसे जमा करवाए, वो हमारा पैसा नहीं है, वो किसी और देश में किसी और ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है, बट सप्लाई हमारे यहाँ होगा। अब वो क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई हुआ है तो हमारी गवर्नमेंट या फिर किसी भी तरीके से वो पैसा हमारे देश में पहुंचेगा लोगों तक और सप्लाई किया जाएगा, यूज किया जाएगा, तो मनी सप्लाई में कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ डिपॉजिट्स बाय फॉरेन गवर्नमेंट, दूसरे देश की गवर्नमेंट भी काफी बार हमारे देश में हमारे सेंट्रल बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है, डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे कि अगर हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई अच्छा सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट देने लगे, ऐसे समझिए आप कोई भी दो बैंक कंपेयर करें, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई, आप पीएनबी में जाएं तो वो सेविंग अकाउंट पे आपको 2% का इंटरेस्ट दे, एसबीआई में जाएं तो वो 3% दे, तो आप एसबीआई में ही पैसा जमा करवाएंगे। इन द सेम वे फॉरेन गवर्नमेंट काफी बार हमारे देश के सेंट्रल बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं क्योंकि उनको अट्रैक्टिव ऑफर मिल जाता है हमारे सेंट्रल बैंक की तरफ से। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है सेविंग अकाउंट पे मिलता है वो काफ़ी बार आरबीआई हाई कर देता है, जिसकी वजह से हम दूसरे देश की गवर्नमेंट को अपने देश में पैसा जमा करने के लिए अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये भी हमारे लिए अदर डिपॉजिट की कैटेगरी में आ जाता है। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो सभी पैसा
जो हमारा नहीं है, दूसरे देश से आया है बट हमारे पास जरूर है, हमारे देश में आया है, यानी आरबीआई के पास है, वो हमारा आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को दे देगा या किसी कमर्शियल बैंक को दे देगा, या फिर वो पैसा कमर्शियल बैंक से लोगों तक पहुंचेगा। ये पूरा एक प्रोसेस है जो मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में समझाऊंगा, कैसे ये पहुंचता है, क्या तरीका है, चैप्टर नंबर 6 में आप सीखेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है मनी सप्लाई का और मनी मेजरमेंट का। M1 को यहाँ पर हम ट्रेडिशनल अप्रोच या नैरो मनी के कॉन्सेप्ट में रखते हैं। ये नैरो मनी, नैरो कॉन्सेप्ट है। M2, M3, M4 क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। बस आप ऐसे समझ लीजिए कि M3 हमारे लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट या ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट बन जाता है। ऑल्दो आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है, M2, M3, M4 नहीं है, तो मैं आपको अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस ऊपर से जानकारी दे दे रहा हूँ। ऊपर से जानकारी बस आप ऐसे ले सकते हैं कि मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा। मनी सप्लाई सिंपली द अमाउंट हेल्ड विद द पीपल, लोगों के पास जितना भी पैसा है वही हमारे लिए मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई M1 में हमने क्या दिया, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स। जब हम मनी सप्लाई M1 के कॉन्सेप्ट में अगर हम सेविंग अकाउंट जो हम पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं पोस्ट ऑफिस काफी बार, वो पैसा भी जोड़ लें तब वो M2 बन जाता है। हम M1 में ही जब हम टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, वो डिपॉजिट्स जो हम एक टाइम बाउंड्री लाइन के लिए, मतलब बाउंडेशन के लिए, या फिर ऐसे समझिए फिक्स टाइम पीरियड के लिए जब हम बैंक में जमा करवाते हैं, और वी कैन सिंपली से दैट फिक्स्ड जो डिपॉजिट्स होते हैं, एफडी जब हम करवाते हैं। एफडी अगर मैंने मान लिया 5 साल की करवाई है, तो मान लिया मैंने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए डलवा दिया बैंक में और मेरा एफडी करवा दिया, तो 5 साल तक अब वो पैसा मैं यूज नहीं कर सकता। अब सभी लोग 12th में आप जानते हैं, बिजनेस आप पढ़ चुके हैं, और आप नहीं भी इन केस अगर आपने बिजनेस पढ़ा तो एफडी का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अमाउंट आपका लॉक हो जाता है बैंक में, और उसके बाद आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, बट वो मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद, उससे पहले नहीं। इन दैट केस हमारे लिए ये जो डिमांड डिपॉजिट है वो एफडी में कंसिडर नहीं होता। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, चेकेबल डिपॉजिट है, मैंने आज जमा किया, मैं कल चेक उसके बदले में इशू करना चाहूँ मैं कर सकूँ, तब डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। बट मैंने आज एफडी बनवा ली, अब बोल दिया 5 साल के लिए एफडी है, तो 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकता। इन दैट केस टर्म डिपॉजिट, और वी कैन आल्सो टर्म इट एज टाइम डिपॉजिट। तो ये टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट हमारे जो होते हैं, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स हो जाते हैं, जो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, अगर वो जोड़ लिए जाए M1 में तो वो M3 बन जाता है। M3 को ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी या इसी को मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। इसके बाद आता है M4 का कॉन्सेप्ट, ये भी वैसा ही है, बस आप ऐसे ही ऊपर से आपको समझा रहा था। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ऑल्दो आपके बुक के पीछे दिया हुआ है, इन केस अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। मैं इस वीडियो में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ उतना ही पढ़ाना है जितना आपका सिलेबस में है। आगे बात करते हैं आगे के टॉपिक के लिए। आई होप आपको M1 क्लियर हो गया होगा। M1 में आप अब तक जान चुके हैं दैट M1 का कॉन्सेप्ट है C + DD + OD। अदर डिपॉजिट में वो पैसा आता है जो हमारे देश का नहीं है बट दूसरे देशों से जरूर आया है, और वी कैन सिंपली से दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे आरबीआई में पैसा डाल दें, जैसे फॉरेन कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो हमारे यहाँ पैसा डाल दे, वो सभी हमारे लिए कहलाएगा एक तरीके से अदर डिपॉजिट। ठीक है, वो सभी पैसा जो हमारे यहाँ है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन होता था पहले 2019 से पहले, नाबार्ड। नाबार्ड एक सेपरेट बॉडी हुआ करती थी इस बैंकिंग सिस्टम की। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के अंडर आते हैं। इन द सेम वे जितने भी ग्रामीण बैंक हैं, जितने भी रूरल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, वो सब साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, ये सब आती थी नाबार्ड के अंडर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू नाबार्ड आरबीआई ही है, जो अलग से एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई जो सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती थी। बट इन 2019 वो आरबीआई में मर्ज कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। नाबार्ड भी आरबीआई के अंडर आता है, तो मैं उसका एग्जांपल अलग से नहीं दे रहा हूँ। अगर आपके बुक में दिया होगा तो उसे अलग से समझा दूंगा। ऑल्दो वीकेओडी में कुछ एक पॉइंट दिया रहता था, मुझे याद है, काफ़ी बार उससे रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। 2019 में उसे डिसॉल्व कर दिया गया, इसलिए समझा नहीं रहा हूँ उसको। अगर होगा कोई इशू तो मैं आगे बता दूंगा।
तो डिपॉजिट्स विद द आरबीआई में आप ये ले लीजिए, मतलब अदर डिपॉजिट्स में आ जाता है हमारे लिए आरबीआई के पास जो भी फॉरेन कंट्री या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी पैसे जमा करे वो आ जाता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है हमारा मनी सप्लाई और इसके मेजरमेंट। अब बहुत छोटा सा टॉपिक अब आपका बचा है, वो है सप्लायर्स ऑफ मनी। आइए वो भी समझते हैं सप्लायर्स ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। इनकेस अगर समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपली मुझसे कॉन्टैक्ट करें। आगे समझते हैं सप्लायर्स ऑफ मनी। तो सप्लायर्स ऑफ मनी यहां पर अगर आप लें तो सबसे पहली बात समझने वाली है ये that who are the suppliers। सप्लायर है तो सप्लायर आप इस सीधे शब्दों में अगर हम यहाँ पर कहें कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सप्लायर्स ऑफ मनी की, जो मनी सप्लाई करें। मनी सप्लाई करने वाला वही इंसान हो सकता है, वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही डिपार्टमेंट हो सकता है, या वो अथॉरिटी हो सकती है जिसके पास ये पावर हो कि वो मनी प्रोड्यूस कर पाए। और वी कैन सिंपली से दैट जो मनी प्रोड्यूसर्स हैं सिर्फ वही हमारे लिए सप्लायर्स ऑफ मनी की कैटेगरी में आने चाहिए। और मनी प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? दो ऑर्गेनाइजेशन और दो इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी जो है वो मनी सप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके पास अथॉरिटी है नोट इशू करने की। नोट इश्यूइंग अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक को ही दी गई है, इसीलिए सेंट्रल बैंक हमारा 2 रुपए से लेकर सभी तरीके की जो पेपर करेंसी है, पेपर डिनोमिनेशन है, वो तैयार करते हैं, छापते हैं। सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी है क्योंकि वो छाप रहे हैं, पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये तो सप्लायर माने जाने चाहिए। जो सामान बनाएगा वही सप्लायर, सीधी सी बात। जो बनाएगा आगे बेचेगा, सप्लाई करेगा। तो मनी सप्लाई के हिसाब से अगर हम लेके चले तो आरबीआई पैसा छापता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो सप्लायर की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। दूसरी बात, हमारे देश की मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये हक है, ये राइट है और अथॉरिटी है कि वो सारे कॉइन करेंसी, ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, सभी कॉइन्स और 1 रुपी नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर चलती है। तो ये भी पैसा क्योंकि छाप रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनको भी हम सप्लायर्स मानते हैं। यहाँ पर इनको भी सप्लायर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे 2 तरीके के सप्लायर आ चुके हैं। तक हम इतना समझ चुके हैं कि जो भी सप्लायर्स हैं वो प्रोड्यूसर जरूर होने चाहिए। तो ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं पैसा, मनी प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों सप्लायर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ तीसरा एक सेंटर, एक इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी माना जाता है कि वो सप्लायर है, एंड दैट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं हमारे, वो भी मनी सप्लायर की कैटेगरी में आते हैं। समझिएगा इसको ध्यान से। मनी सप्लायर हर वो इंसान है जो पैसा बना सके या सप्लाई कर सके। तो प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं, आरबीआई प्रोड्यूसर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रोड्यूसर है, ये तो पैसा छापते ही हैं तो सप्लाई कर सकते हैं। बट कमर्शियल बैंक इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट जब ये करते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट जब ये करते हैं, जैसे मेरे अकाउंट में मैंने मान लिया 10,000 रुपए जमा करवाए। अब डिमांड डिपॉजिट को अभी हमने समझा है कि ये हमारे लिए एक तरीके से चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, इनके बदले में हम चेक इशू कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट मान लिया, वैसे एग्जांपल है कि मैंने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए जमा करवाए, अब मैं उसके बदले में चेक इशू कर रहा हूँ 5,000 रुपए का। मान लिया मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो मैंने 5,000 रुपए का चेक निकाला और कंसर्न पार्टी को दे दिया और उससे कहा कि जाके आप विड्रॉ करा लीजिए। तो मैंने पैसा नहीं दिया, बट वो चेक दे दिया है, और वो चेक लेके जब वो कंसर्न पार्टी बैंक में जाएगा तो बैंक उसे सप्लाई कर देगा पैसा इन अगेंस्ट ऑफ दैट चेक।
Hence, the demand deposit, in terms of demand deposit, the commercial bank supply money. क्यों? क्योंकि चेक इशू हुआ है, चेक के बदले में मनी सप्लाई हो जा रही है। यहाँ पर मनी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रही है और मैं डिपॉजिट भी कर सकता हूं उसी चेक से पैसा। तो विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों ही केस चल रहे हैं यहाँ पर। तो बैंक यानी कमर्शियल बैंक इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट जो भी पैसा विड्रॉ करने की फैसिलिटी हमें देते हैं या फिर पे करने की फैसिलिटी देते हैं, डिपॉजिट करने की फैसिलिटी देते हैं, इस आधार पर हम कमर्शियल बैंक को भी एक यहाँ पर सप्लायर ऑफ मनी की कैटेगरी में रखते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये कि डिमांड डिपॉजिट को यूज करके कमर्शियल बैंक पैसा कमाता है। चैप्टर नंबर 6 में इसके बारे में जानेंगे, बैंकिंग में पढ़ेंगे कि कैसे मनी सप्लाई को यूज कर डिमांड डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक यूज करता है अपने लिए पैसा कमाने के लिए और पैसा जनरेट करने के लिए। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक जनरेट करता है, कमाता है, उसे हम बैंक मनी कहते हैं। मनी जो कमर्शियल बैंक जनरेट करता है वो बैंक मनी कहलाता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है हाई पावर्ड मनी का। हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट बस आप इतना समझ लीजिए कि वो सभी पैसा जो डायरेक्टली जनरल पब्लिक तक आ पाए और इनडायरेक्टली जनरल पब्लिक तक आ पाए, मतलब हमारे देश में सर्कुलेट होता रहे, वो सभी हमारे लिए कहलाएगा हाई पावर्ड मनी, जो किसी भी तरीके से लोगों के पास पहुंच जाए। एग्जाम्पल ले लीजिए, लोगों के पास अपना जो पैसा है वो तो उनके पास है, वो जब चाहे तब खर्च कर सकते हैं। जो पैसा उन्होंने कमर्शियल बैंक के पास जमा किया हुआ है वो भी यूज कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक ने जितना पैसा आरबीआई के पास जमा किया हुआ है वो भी है तो इंसान का। मैंने अपने बैंक में पैसा जमा किया, मेरा बैंक अपने बैंक में यानी आरबीआई में कुछ पैसा जमा कर रहा है अपने अपने नाम से। जैसे कि मैं एज अ कस्टमर अपने बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ, वैसे ही कमर्शियल बैंक अपने बैंक यानी आरबीआई में भी पैसा जमा करता है। कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं जिसकी वजह से उन्हें जमा करना पड़ता है। इन दैट केस मेरा ही पैसा पहले कमर्शियल बैंक में गया और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा सेंट्रल बैंक में चला गया। तो ये है तो वही पैसा जो लोगों का है। इस सभी तरीके के पैसों को अगर हम जोड़ लें, द करेंसी हेल्ड विद द पीपल, द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक एंड द डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, अगर ये तीनों ही चीजें जोड़ लेते हैं तब ये हमारे लिए कहलाते हैं हाई पावर्ड मनी। ये कॉन्सेप्ट बन जाता है हाई पावर्ड मनी का। आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर में इससे ज्यादा समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर यही खत्म होता है। ये दो वीडियो मैंने आपको टॉपिक नंबर 5 मनी के बना के दी। आई होप आपको ये दोनों ही वीडियो समझ में आए होंगी, आपको जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आ गए होंगे। इनकेस अगर कोई इश्यूज होते हैं यू कैन सिंपली कमेंट और सिंपली व्हाट्सएप मी इफ यू वांट टू, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।